संस्कृत के महान प्रवक्ता आशीष शुक्ला सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्र एवं छात्राओं को नई सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक प्रायः जितने भी वीडियो आपको प्रेषित किया जाता है वो समस्त वीडियो आप लोगों ने देखा। उसमें जो कमियां होती होंगी या उसमें जो भी आपको समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, आप उसमें कमेंट के माध्यम से या प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का जूनियर से लेकर के इंटर लेवल तक जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में प्रायः कुछ न कुछ चीज़ें आपसे अवश्य पूछी जाती हैं, चाहे वो हिंदी से हो, संस्कृत से हो। हर विषय का इस समय अपने स्थान पर महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉइस। वॉइस वाच्य का मतलब ही होता है, जैसे आपसे कोई पूछे वाच्य है क्या, तो वाच्य का तो शाब्दिक अर्थ होता है कहना, बोलना। अब प्रश्न ये बनता है वाच्य बना कैसे है। संस्कृत में एक धातु होती है वाच। वाच में यत् प्रत्यय, वाच माने कहना, और यत् प्रत्यय के योग से आपका बन जाता है वाच्य। इसका अर्थ है कहना। ठीक, वाच धातु में यत् प्रत्यय के योग से बना वाच, वाच्य का अर्थ है कहना। अब प्रश्न उठता है इसकी परिभाषा क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि ये वाच्य है या इसे हम वाच्य कह सकते हैं। रही बात परिभाषा, परिभाषा आपकी किताबों में भी देखे होंगे या तमाम प्रकार के जो बुक्स आती हैं या किताबें जो आती हैं, आपने उसमें देखा भी होगा कि हर राइटर अपने अपने अलग ढंग से लिखते हैं। तो हमें आपको सिर्फ समझना है किताब में क्या लिखा है, किताब में गलत नहीं है, लेकिन हमें आपको खुद अपने से सोचना चाहिए कि मैं अपनी डेफिनेशन से या जो भी अपनी परिभाषा बनाऊं अपने माध्यम से बनाऊं। ठीक है, तो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, प्रायः कक्षाओं में भी बताया जाता है कि किसी भी बात को, किसी भी बात को कहने के ढंग या तरीके को वाच्य कहते हैं। बस समझ रहे हैं? किसी भी बात को कहने के ढंग या तरीके को वाच्य कहते हैं। हम कोई भी बात कहते हैं तो उसमें हमारा क्या तरीका होता है या कहने का जो ढंग होता है वही वाच्य कहलाता है। जैसे हम कह दें रामः पुस्तकम पठति, ठीक है, राम पुस्तक को पढ़ता है। हमारा एक शाब्दिक मतलब प्रायः जो मतलब सीधे शब्दों में या सरलीकृत शब्दों में जो उदाहरण दिया गया है वो आपके सामने है, रामः पुस्तकम पठति, अर्थात इसका अर्थ है राम पुस्तक को पढ़ता है। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। देखिए वही चीज है, जो चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपके सामने जो परिभाषा लिखी है, परिभाषा से ही आप इसको स्पष्ट समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है ना, किसी भी बात को कहने के ढंग या तरीका, जो कहने का जो हमारा ढंग है, देखिए यहाँ ऊपर हम क्या कहते हैं, राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक, और यहाँ क्या दिया गया है, राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। तरीका बदल गया ना,
यहाँ पे हमने क्या कहा कि राम पुस्तक को पढ़ता है, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो ये जो तरीका बदल गया यही वाच्य हो गया। ये नहीं, ये तो वाच्य ही है, ये तो केवल आपको बताने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने वाच्य का प्रयोग किया, कहने के तरीके, हमारा तरीका बदल गया ना। जब ये तरीका बदल गया तो ये हमारा वाच्य हो गया, ठीक है ना। राम पुस्तक को पढ़ता है और राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर तरीका हमारा बदल गया। हम यहाँ पर एक प्रायः जो सामान्य शब्द होता है, मैंने उसमें यहाँ पे कहा राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बदल दिया, जो हमारा ढंग था या तरीका जो था उसको हमने यहाँ पर बदल दिया, और जब बदल दिया तो यही हमारा वाच्य हो गया, राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, भेद जिसको आप टाइप्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आप चाहे इंग्लिश में पढ़ते होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना, वो चीज उसी का प्रयोग यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ जाता है, भाववाच्य, ठीक है ना। वो वाच्य में ही आता है, लेकिन अब आपकी इंग्लिश में क्या है उससे बात की बात है, लेकिन आप हिंदी या संस्कृत दोनों पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। भेद में हमारा पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, ठीक है ना। ये वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये हमारे 3 वाच्य के भेद हैं। अब इन तीनों को भी हम क्रम से समझेंगे। देखिए आप अभी पढ़े कि वाच्य कितने भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जो हमारा पहला वाच्य है वो है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब हमें आपको जानना पड़ेगा कि कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है, कर्तृवाच्य कहते किसे हैं। देखिए कर्तृ का मतलब होता है कर्ता से संबंधित है, कर्तृ का मतलब है कर्ता, कर्ता से संबंधित है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के अनुसार कर्म और क्रिया को रखा जाए तो वो हमारा कर्तृवाच्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता मुख्य हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, क्रिया का प्रयोग हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिए परिभाषा भी लिखी है, ध्यानपूर्वक बात को समझना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। देखिए दिया गया है ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता मुख्य हो, दिया क्या गया है, कर्ता, कर्ता मुख्य हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा यही है कि ऐसा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। मैं तो आपको थोड़ा विस्तार में लिख दिया हूं कि आप सारी चीज जो भी समझे जड़ से समझे। इसको आप संक्षेप में भी इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि वाक्य हमारा या जो हमारा उदाहरण दिया गया है वो हमारा कर्तृवाच्य में है, या आपसे परिभाषा दे दिया गया, अब आप उसको उदाहरण के रूप में कैसे समझेंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे समझेंगे। देखिए जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था कि छात्रः गृहं गच्छति, समझ रहे हैं ना, ध्यानपूर्वक बात को समझना, अपने आप कर्तृवाच्य समझ जाएंगे। छात्रः गृहं गच्छति अर्थात छात्र घर को जा, या पूछना भी चाहिए, जरूरी है
हम कैसे जानेंगे कि छात्र गृहम गच्छति हमारा कर्तृवाच्य है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के अनुसार इसको हम समझेंगे। देखिए दिया गया है छात्र, ठीक है ना, छात्र घर को जाता है, तो जाने का कार्य कौन कर रहा है? सबसे पहले जिस वाक्य में जिसमें कर्ता मुख्य हो, जाने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है ना। क्रिया कर्ता के द्वारा किया जा रहा है ना, तो कर्ता यहाँ पर मुख्य हो गया। पहली चीज, जाने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है, तो छात्र मुख्य हो गया। जाने का काम छात्र के द्वारा हो रहा है ना, तो छात्र क्या हो गया? मुख्य हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया गया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो। अब देखिए यहां पर ये एक वचन में है, कर्ता आपका एक वचन में है, कर्ता एक वचन में है, तो जब कर्ता एक वचन में होता है तो क्रिया जो है आपकी वो भी क्या हो जाएगी? किस वचन में होगी? एक वचन में। बात समझ गए ना? देखिए परिभाषा के अनुसार आपको उदाहरण दिया हूं, मैं अपने से नहीं लिखा हूं, जो आपकी परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से उदाहरण लिखा हूं। दिया गया है ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता मुख्य हो। तो आप देख रहे हैं कि छात्र घर को जाता है, अर्थात इसमें क्रिया हो रही है, जाने का कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो क्रिया जब आपको मिल रही है, करने वाला कौन है? कर्ता अर्थात छात्र है, तो छात्र यहाँ पर कर्ता हो गया और मुख्य भी है। अब दूसरी चीज रही, मुख्य मिल गया, अब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। अब कर्ता आप देख रहे हैं छात्र है, अब वो कितने वचन में है? एक वचन में। क्रिया का प्रयोग, जब एक वचन में हमारा कर्ता है तो क्रिया भी हमारी कितने वचन में हो जाएगी? एक वचन में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो उदाहरण है एकदम परिभाषा के अनुसार एकदम सही है, इसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य, ठीक है ना। और भी उदाहरण होते हैं, आप प्रश्न बना सकते हैं। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। कोई जरूरी नहीं तो लेके बेचारे रामो कर सकते हैं, रामो पुस्तकम पठतः, रामाः पुस्तकम पठन्ति। अब देखिए सब वही है। अब देखिए कर्ता के अनुसार एक वचन लगाया गया, कर्ता दो वचन में है तो क्रिया भी आपकी दो वचन में, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी आपका बहुवचन में। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषा के अनुसार से जितने भी उदाहरण हम अपने से तैयार करके या अपने से बना करके लिख रहे हैं, हमारे उदाहरण परिभाषा के अनुसार सही है। तो आप इस तरह से अपने से भी आप मतलब उदाहरण बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं किताब में जो दिया गया है मैं उसी को रखूं, ठीक है, आप उसको तैयार कर सकते हैं, वो बेस है, बेस को आपको समझना जरूरी है, बेसिक चीजें हैं। तो आप जब परिभाषा आपको तैयार रहेगा तो उदाहरण आप अपने से भी बना सकते हो, या उदाहरण दिया गया है आपसे ही कोई पूछ ले, रामा पुस्तकम पठन्ति, बच्चों बताओ कि ये वाच्य में कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि कर्ता तो यहाँ पे बहुवचन है, लेकिन कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो गुरुजी ये जो हमारा उदाहरण दिया गया है ये हमारा कर्तृवाच्य में होगा। अब अध्यापक यही आपसे पूछ ले क्यों, तो क्यों में आप बता सकते हैं, कर्ता हमारा बहुवचन में है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपको ऊपर परिभाषा बताया गया है। और भी अगर आपको कर्तृवाच्य में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। को वाच्य में कर्तृवाच्य बता दिया गया है। उसके बाद आपको अगले वीडियो में मैं आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य ये दोनों बताऊंगा। लेकिन हाँ इतना आप जरूर करिएगा कि जितनी भी वीडियो आपको क्रमवार में बनाया जा रहा है आप उसको देखते भी रहिए, साथ ही साथ उसको आप कॉपी पर भी अपने नोट करते रहिए, ठीक है। आगे के वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी।